My dear friends, welcome you in Dhara classes. दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए। इंग्लिश लिटरेचर जो हमारे मित्र लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इसके सिलेबस के विषय में बताने वाला हूं डिटेल में, और इसका जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को क्लियर नहीं कर पाएंगे और अपीयरेंस होने पर एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूजन में ना पड़ें, इसलिए इसको डिटेल में बता देना आवश्यक होता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे वीडियो को, इस वीडियो के मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पावे। बीए सेकंड सेमेस्टर का मैं पूरा सिलेबस का टॉपिक्स आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूँगा मित्रों। तो आप देखेंगे कि मैं सिलेबस के विषय में आपको डिटेल में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि देखेंगे सिलेबस जो आपका है, जो आपका पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है मित्रों, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सेमेस्टर सेकंड में आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत मित्रों अंग्रेजी साहित्य में जो आपका पेपर होगा वो पोएट्री के रूप में होगा, यानी पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। और पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा, इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। जिन जिन पोएट्स के विषय में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उन सारे पोएटों के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझनी होगी। तो हम आपको बता रहे हैं जितनी यूनिट आपको पढ़नी है, कुल मिलाकर आपको 8 यूनिट पढ़ना है मित्रों, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में जो आप पढ़ेंगे उसके विषय में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपको ये पढ़ना है, इसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के विषय में आपको पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का मतलब होता है पोएट्री का जो आकार होता है, यानी पोएट्री कितने प्रकार की होती है, कितनी तरह से कविताएं लिखी जाती हैं, उन कविताओं की जो थीम होती है वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मित्रों। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 जो आपका है सानेट। व्हाट इज सानेट? सानेट के विषय में आप जानें तो सानेट का मतलब होता है, सानेट ये 60 पोएम आप 14 लाइन्स, ये समझें कि सानेट एक छोटी कविता होती है जो कि 14 लाइन की होती है, 14 लाइन की पोएम होती है मित्रों। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जो कि इसको लिखने के लिए जो पोएम के रूप में, पोएट के रूप में जो आए सामने आए हुए हैं उनमें शेक्सपियर, मिल्टन विशेष रूप से जाने जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कीट, रसेट, इन्होंने जो है सानेट को ही ज़्यादा लिखा हुआ है। तो सानेट के विषय में हम जाने कि ये 14 लाइन की पोएम होती है, जिसमें कि रैमिंग आपकी ABBA के रूप में होती है, यानी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से रेम करती है, तो हम इसको सानेट के रूप में समझते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है इसमें एलिजी के विषय में बताना है आपको। व्हाट इज एलिजी? तो एलिजी के विषय में आप ये जानें कि जो एलिजी होती है, ये जो है एलिजी, ये पोएम ऑफ मॉर्निंग ऑफ सारो, ये दुख से भरे हुए गीत के रूप में होती है मित्रों, जिसमें कि पीड़ा दुख को दर्शाया जाता है कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से। तो इसको हम एलिजी के रूप में जानते हैं। इसमें दुख से भरे, दर्द से भरी हुई चीज़ें होती हैं। इट इज़ ऑफन रिटन ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, ये किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही लिखी जाती है, इसको हम एलिजी के रूप में समझते हैं। तो आप एलिजी के विषय में इस तरह से जानेंगे। इसके पश्चात देखेंगे तीसरा पॉइंट जो आपका है फ्रेंड्स, इसमें द ओड। ओड क्या होता है? ओड के विषय में आपको जानना है कि द ओड इज ए डिग्निफाइड लिरिक, एक जो है एक गीत के रूप में होता है जो कि कवि के द्वारा रचित किया जाता है। इट इज ए रैम्ड लिरिक, एक जो है लयबद्धता से युक्त गीत होता है, जिसमें कि एक लाइन दूसरी लाइन से रेमिंग करती हुई आपको मिलेगी। ये जो है इसका जो वास्तविक रूप होता है, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो इसकी स्टाइल होती है, फीलिंग एंड स्टाइल, वो जो है कि स्ट्रक्चर के रूप में होती है, एक आकार के रूप में होती है मित्रों, जिसको कि एक ओड के रूप में हम समझ सकते हैं, जो कि नियमित या अनियमित रूप से हम इसको देखते हैं पोएम के माध्यम से। प्रायः जो है मित्रों इसको जो है ओड के रूप में जानते हैं। तो ओड जो होती है वो 4 लाइन की होती है, इसको हम 4 लाइन की पोएम के रूप में समझते हैं। और जो इसमें जो है आप ये भी समझें कि ये पैंड्रिक ओड के रूप में, द होट ट्रेंड ओड के रूप में, द रेगुलर ओड के रूप में एंड द इरेगुलर ओड के रूप में ये रचना हमको मिलती है। तो द ओड को हम इस तरह से समझेंगे। इसके पश्चात देखेंगे द एपिक। एपिक जो होता है, एपिक को मित्रों हम ये कहते हैं, द एपिक इज ए नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम का मतलब होता है एक संग्रहित कविता, जो है एक लंबी पोएम के रूप में इसको हम जानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें एक जो है हीरोइक रोल और कपलेट के रोल को यहाँ पर बताया जाता है, और उसको मुख्य रूप से 2 तरह से हम समझ सकते हैं। 2 प्रकार से जो हमारी एपिक होती है वो होती है एपिक
जो है पहला जो है फर्स्ट टाइप एपिक ऑफ ग्रोथ होता है और दूसरा एपिक ऑफ आर्ट्स होता है। तो दो तरीके से हम इसको एपिक को समझ सकते हैं मित्रों। इसके पश्चात 5 पॉइंट में आप देखेंगे द बैलेट। बैलेट क्या होता है? तो बैलेट ये शॉर्ट लिरिक, एक छोटा गीत के रूप में लिखा हुआ पोएम होती है, छोटे गीत के रूप में, जिसको कि हम बैलेट के रूप में जानते हैं, विच इज ए संग व्हाइल डांसिंग। और आप ये भी समझ लें कि इसको तभी गाया जाता है जब कोई नृत्य कर रहा होता है, यानी नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत बैलेट कहलाता है मित्रों। तो ये हम समझेंगे कि इसको हम प्रायः जो है नृत्य करते हुए या जो नायक नायिका होते हैं उनके नृत्य के समय में गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसको हम बैलेट के रूप में इंग्लिश में जानते हैं मित्रों। इसमें जो है प्रायः जो है ओरिजिनेटेड इन द मिडिल एज, प्रायः जो है मध्य उम्र के लोग जो है इसको गा करके अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो बैलेट इज शॉर्ट स्टोरी इन वर्सेस डीलिंग विथ लव, जो कि प्रेम से भरे हुए गीत को उद्गार करता है, इसको बताता है। और 6 पॉइंट में आप देखेंगे द लिरिक। लिरिक जो होता है, लिरिक में हम ये समझते हैं कि लिरिक ये टर्म टू बी अप्लाइड टू एनी सॉन्ग, इसमें किसी गीत से संबंधित चीज़ें होती हैं जो गीत से लयबद्धता से युक्त जो है वह आज एकम्पेनिड बाई म्यूजिक, जो कि संगीतबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संगीतात्मकता पाई जाती है लिरिक में कि संगीत के साथ इसको हम गा सकें, इस तरह से इसकी रचना होती है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे 7 नंबर पॉइंट में द ड्रामेटिक मोनोलॉजी। ड्रामेटिक मोनोलॉजी वो चीज़ होती है कि इसमें जो है ए नैरेटिव पोएम स्पोकन बाई ए सिंगल पर्सन, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं इसको ड्रामेटिक मोनोलॉजी में, जो कि नाटकीय ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉजी हमको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत पढ़ना होता है। 8 नंबर पॉइंट में आपको एलिगोरी। एलिगोरीज का मतलब होता है कि इसमें जो है हम ये देखते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की जो है, तो एलिगोरी में एक सिंपलाइज चीज़ होती है, प्रतीकात्मक चीज़ों को हम इसमें रखते हैं। तो एलिगोरी के रूप में इसको जानते हैं। जो भी पोएम इसमें लिखी जाती है वो एक प्रतीक के रूप में होती है। इसको हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, और एक प्रतीकात्मक ढंग से ये प्रस्तुतिकरण करती है, तो इसको हम एलिगोरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपको यूनिट फर्स्ट में 8 पॉइंट्स पढ़ने होंगे, जो कि 8 पॉइंट्स से संबंधित क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, और सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्राय ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसको हमको डिटेल में समझना होगा मित्रों। अब हम यूनिट सेकंड की ओर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, यूनिट सेकंड में स्टेंजा फॉर्म के विषय में आपको जानना है। स्टेंजा फॉर्म क्या होता है? तो स्टेंजा फॉर्म के विषय में द हीरोइक कपलेट, जो नायक नायिका होते हैं उनके विषय में लिखे जाने वाले जो स्टेंजा हैं, जो पोएम हैं, उसमें एक हीरो और जो हीरोइन जो रोल अदा करते हैं उनकी बातें इसमें होती हैं। तो हीरोइक कपलेट के रूप में स्टेंजा फॉर्म होते हैं। ब्लैंक वर्स के रूप में इसको हम जानते हैं मित्रों। जो ब्लैंक वर्स होता है, ब्लैंक वर्स के रूप में स्टेंजास का प्रयोग करते हैं। द स्पेंसेरियन स्टेंजाज, उस पेस्टेंजेरियस स्टेंजास के रूप में हम इसको जानते हैं। स्पेंजेरियस स्टेंजास के रूप में इसको पढ़ा जाता है। टेरेजा रीमा, इसके रूप में भी स्टेंजास को पढ़ा जाता है। तो ये स्टेंजास की जो फॉर्म होते हैं, जो आकार होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब एक एक करके आपको डिटेल में वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से इसको समझेंगे। अब यूनिट थर्ड में आप देखेंगे, यूनिट थर्ड में आपको पोएटिक डिविस के विषय में जानना है कि पोएटिक डिविस के बारे में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। वो चीज़ें आपको समझनी होंगी, सारी चीज़ें प्रत्येक बिंदु पर आपको डीपली समझना होगा। तो पोएटिक डिविस जो आपका है डिवाइस, इसमें पोएटिक डिवाइस में स्ट्रक्चर, पहली चीज़ें हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब आकार होता है। टोन का मतलब उसकी लयबद्धता। थीम, उसके जो उद्देश्य बनते हैं। रैम, उसकी जो तुकबंदियाँ हैं, लयबद्धता है, उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। रैम स्कीम क्या होती है। ABCA या जो है ACA AB, इस तरह से जो रैमिंग होती है उसको हमको समझना है कि स्टेंजा में किस तरह की रैमिंग की गई है। काइंड्स ऑफ मीटर्स, इसमें काइंड्स ऑफ मीटर्स के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस, यानी इसमें जो है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के विषय में हमको जानना है। उसके उतार चढ़ाव के विषय में, फिगर ऑफ स्पीच के विषय में अध्ययन करना है। इसमें अलंकार क्या क्या हो सकते हैं, आयरनी के बारे में, इन्वर्सन के बारे में, निगेटिव कैपेबिलिटी के विषय में, और इसमें जक्सटेपोजिशंस के विषय में। ये सारी चीज़ें जो है पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आपको पढ़नी होगी, जो कि यूनिट थर्ड के अंतर्गत मित्रों आता है। अब हम देखेंगे यूनिट फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में आपको किन किन पोएट के विषय में पढ़ना है। तो यूनिट फोर्थ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायः सारी चीज़ें जो है इसी में से पूछी जाती हैं।
एक्सप्लेनेशन के रूप में, क्वेश्चंस के आंसर के रूप में। तो हम देखेंगे यूनिट 4 में सबसे पहले आपको विलियम शेक्सपियर के विषय में पढ़ना है। तो विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मित्रों, ये हम समझेंगे कि विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही महान कवि के रूप में हुए हैं और नाटककार के रूप में हुए हैं। तो इनके विषय में हमको पूरी तरह से स्टडी करनी है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये सानेट नंबर 116 ये आपको पढ़ना है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है मित्रों। और दूसरा जो जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पढ़ना है। अपने अंधेपन पर इन्होंने पोएम की रचना की थी, जिसको आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं और पुराने सिलेबस के अनुसार मित्रों। तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंतर्गत अपने अंधेपन पर उन्होंने जो पोएम लिखी थी जॉन मिल्टन ने। इसके बाद ये फर्स्ट के अंतर्गत आएगा, पॉइंट के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन। और सेकंड जो पॉइंट आपका है जॉन डॉन, जॉन डॉन ने जो लिखा है प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस यानी कि उपस्थिति में अनुपस्थिति, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ये भी आपकी पोएम है। 3 पॉइंट में देखेंगे अलेक्जेंडर पोप के विषय में। अलेक्जेंडर पोप ने जो है एसे ऑन मैन पर लिखा है, इस पोएम को भी आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट 4 के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ों को अध्ययन करना होगा। यूनिट 5 में आप देखेंगे मित्रों, यूनिट 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसमें देखेंगे यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में थॉमस ग्रे, यानी थॉमस ग्रे की जो रचना है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एक ऐसा गीत, शोक गीत जो कि लिखा गया था कंट्री चर्चयार्ड का मतलब जो चर्च, जहाँ पर कब्रिस्तान के बारे में इसमें जिक्र की गई है। तो अपने मित्र जो है, अपने मित्र के विषय में, एक चर्च के विषय में यहाँ पर जिक्र की गई है जो चर्चार्ड के रूप में। तो ये पोएम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ नेचर। आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक प्रकृति से संबंधित चीज़ों को विशेष उद्धृत किया है, उन्होंने विशेष गहराई से बताया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में आपको जानकारी पढ़नी है, पूरी तरह से पढ़ना है इसको। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये संसार जो है हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त है, अधिक है, इसके विषय में ये पोएम आपको पढ़नी है। इसके पश्चात जॉन कीट्स को भी आपको पढ़ना है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो इसमें ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो है जॉन कीट्स ने लिखा है। यूनिट 5 के अंतर्गत आपको इसका अध्ययन करना है। तो हम सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताएंगे, आने वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी मित्रों। अब हम देखेंगे आपको इसके पश्चात यूनिट 6 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 6 के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट्स के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें कि यूनिट 6 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसको आपको पढ़ना है। इससे एक्सप्लेनेशन, इसकी जो है डिटेल में अप्रिसिएशन, क्वेश्चंस के आंसर, सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी आपसे। तो इसको हमको पूरी तरह से पढ़ना है। मैं आपको इस पोएम को बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय से आप अटैच हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, आई होप दैट यू विल बी सेटिस्फाइड 100% मित्रों, पूरी तरह से आप सेटिस्फाई होंगे। अब दूसरा इसमें देखेंगे एलिजाबेथ बायरेट ब्राउनिंग। तो इसमें जो है आपको हाउ डू आई लव दी, ये पोएम आपको पढ़नी है। इसके पश्चात यूनिट इसमें सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ना है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने डॉबर बीच लिखा हुआ है, डॉबर बीच नामक पोएम को पढ़ना है आपको, जो कि थोड़ा लॉन्ग पोएम है मित्रों, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके पश्चात रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द वेरी ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मित्रों। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के विषय में आपको पढ़ना है माई लास्ट डचेज, इन्होंने लिखा है इस पोएम को। तो केवल एक ही पोएम, इन जो पोएट हैं जिनके बारे में बताया गया है, एक एक पोएम आपको इनकी पढ़नी होगी, जो कि एक्सप्लेनेशन के रूप में। इसमें से क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे, पोएट से संबंधित भी क्वेश्चंस किए जाएंगे, अप्रिसिएशन भी आपसे पूछा जाएगा, पोएम की समरी भी आपसे पूछी जाएगी अप्रिसिएशन के रूप में। तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझना होगा। यूनिट 7 के अंतर्गत आपको देखना है कि यूनिट 7 में हमको किन किन पोएट्स के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें आप देखेंगे यूनिट 7 में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आपका है टी.एस. इलियट, यानी टी.एस. इलियट की लिखी हुई रचना द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रुफ्राक, यानी कि लव सॉन्ग जे. अल्फ्रेड प्रुफ्राक के बारे में जो उन्होंने लिखा था प्रेम से संबंधित गीत को, इस पोएम को आपको पढ़ना है। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट में आपको W.B. ईट्स के विषय में पढ़ना है द लेक आइजल ऑफ इनसिफरी, इस पोएम को भी आप पढ़ चुके होंगे,
इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में ये पोएम थी, द लेक आइजल ऑफ हिस्ट्री। इसके विषय में आपको पढ़ना है, जो कि W.B. ईट्स इसके कंपोजर हैं, इसके पोएट हैं मित्रों। इसके पश्चात पॉइंट 3 में देखेंगे आप फिलिप लार्किन, जिन्होंने चर्च गोइंग नामक पोएम को लिखा हुआ है, इसको भी हमें पढ़ना है। तो ये यूनिट 7 के अंतर्गत आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझना होगा। इसके पश्चात जो है यूनिट 8 में आप देखेंगे, यूनिट 8 भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि रिटोरिक एंड प्रोसोडी। इसमें जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रूप में आपको एक आलोचनात्मक रूप से आपको इसका अध्ययन करना है। यानी कि जो आप स्टडी करेंगे, अभी तक तो आपकी जो स्टडी थी वो पोएम के विषय में थी, पोएट्स के विषय में थी, और उसके डिफिनेशन, उसके काइंड्स के बारे में बताया गया था, पूछा जा रहा था। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के विषय में आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रोडक्शन आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसके बारे में आप अपनी आलोचनात्मक अपने भाव को व्यक्त कीजिए, अपनी जो है लेख के माध्यम से इसके बारे में, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को आप उद्धृत करें। 1 स्टेंजा फॉर्म पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कोई भी स्टेंजा आपसे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना होगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसमें क्या कमियाँ हैं। इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में लिखना होगा मित्रों। तो प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन किए जाएंगे और प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चंस आपको समझने होंगे, सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझना होगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और आपके लिए ये पेपर बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि यदि आपने पूरे ही वीडियो को देखा, हमारे हर वीडियो को यदि आपने अच्छी तरीके से समझा और देखा, तो सारी चीज़ें मैं बहुत ही ईजिली आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि पूरी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों, जिन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे। कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको उससे संबंधित चीज़ों को दे पाऊँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।